बनेगा। तो पहला प्रश्न था पंत जी की प्रथम कविता कौन सी? ठीक है, अब मैंने आपको कहा है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पंत की पहली कविता, प्रसाद की पहली कविता, महादेवी की पहली कविता, निराला की पहली कविता। ठीक है, तो इन सबको लेकर के ये चार के चारों को याद करना है। इसके अलावा मेन जो भी आपके जो भी एनसीईआरटी में लगे हुए मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 कवि होंगे इस तरह के, है कि नहीं? आधुनिक काल के ही कवियों के दिला करके ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनका एक आपको सॉलिड प्रूफ रहता है ना कि इनकी पहली कविता कौन सी थी। वरना जो मध्यकाल के कवि थे उनका तो नहीं मिलता है, आगे पीछे होते तो मतलब कवि ये इन्हीं की कविता है, इसी पर काफी लंबी डिबेट चलती है कि नहीं? तो पंत जी की पहली कविता कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिजेकर। ठीक है, गिरिजेकर कविता ये इनकी पहली कविता थी 1916 में। इसको साल एक बार देखते हैं, तो साल नहीं लिखते हैं अगर श्योर नहीं है तो गिरिजेकर कविता सही उत्तर है। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः है, अब क्रम से बताया तो एक ही साथ पूछा गया। ये मैथ में भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। ठीक, तो छायावाद के ब्रह्मा विष्णु और महेश क्रमशः है। तो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा है आपके प्रसाद। ठीक है, विष्णु है आपके पंत और महेश है आपके निराला। ठीक है, तो प्रसाद पंत निराला वाला जो क्रम है वो सही है, प्रसाद पंत निराला वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसी तरह से करते रहना, कोई बहुत नहीं है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, छायावाद क्या है? स्थूल के प्रति, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन किस आलोचक का है? तो किस आलोचक का है? शुक्ल का, नंदुलारे वाजपेयी, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र का है आपका स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, इसके अलावा एक और नंदुलारे वाजपेयी से याद आया प्रयोगवाद। ठीक है, प्रयोगवाद को बैठे खाले का धंधा, बैठे खाले का धंधा ये कहा था नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद। ठीक है, प्रयोगवाद को बैठे खाले का धंधा, वैसे लिखा रखा होगा ना प्रयोगवाद का टेस्ट होगा तो वो आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, छायावाद का सीमांकन माना जाता है। ठीक है, यानी कि छायावाद की समय सीमा आपसे पूछी गई है, तो छायावाद की समय सीमा के लिए सही उत्तर क्या है? 1918 से 1936। ठीक है, 1918 से 1936 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जूही की कली किसकी काव्य रचना है? जूही की कली किसकी है? निराला की, ऑप्शन नंबर सी निराला। ठीक है, और ये इनकी पहली कविता है, पहली कविता। ठीक है, इसके अलावा इस कविता के बारे में प्रसिद्ध क्या है? 1916 ईस्वी में इसको जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशनार्थ भेजा था, सरस्वती में भेजा था निराला ने कि प्रकाशित हो जाए तो अच्छा होगा। लेकिन क्या किया वहां के संपादक ने देख महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? इसको एक अश्लील कविता कह करके ठुकरा दिया, यानी कि इसको छापा नहीं, अश्लील कविता था। ठीक है, तो ये एक तथ्य है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, तो जूही की कली के बारे में ये बात प्रसिद्ध है। जूही की कली ये 1916 सरस्वती में छपने के लिए दी थी, लेकिन संपादक ने अश्लील कविता कह करके इसको ठुकराया था, इसका संपादन करने से मना कर दिया, इसको प्रकाशित नहीं किया था। आगे देखेंगे, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है।
ठीक है। जुड़ी की कलिका प्रकाशन वर्ष 1916 ही, ठीक है, ये किसी दूसरी पत्रिका में छपी थी और 1916 में ही छपी थी। ठीक, उसके बाद ही 1922 में भी एक छपी, 1922 में आदर्श नाम की पत्रिका में भी ये छपी थी। ठीक है, आदर्श पत्रिका में भी ये छपी, लेकिन 1916 में फिर किसी दूसरी पत्रिका में छपी। ठीक है, तो जुड़ी की कलिका प्रकाशन वर्ष 1916 ही माने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? यानी कि एक तरह से इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया? कब प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बोल कर मान, ठीक है, और ये किसने दिया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, मुकुटधर पांडे का निबंध था छायावाद क्या है ना? छायावाद क्या है? छायावाद क्या है नाम का, और इसमें जो है इन्होंने ये छायावाद शब्द यूज हो गया, तो वहां से फिर छायावाद। ठीक, आगे लिखेंगे इसमें। देखो, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में विचित्रण और कथा काव्य गीत हो गए। तो जो है कथा गीतों का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? ठीक है, अब देखो, आप देखो, खड़ी बोली की स्वीकृति काव्य की भाषा के रूप में द्विवेदी युग में ही हो चला था। ठीक है, लेकिन द्विवेदी युग में प्रकृति का उस तरह का पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है इसमें, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण। ठीक है, और कथा गीतों का प्रयोग यहाँ से आपका शुरू होता है। तो गीत वगैरह, प्रकृति वगैरह जहाँ पे आ जाता है, वहां से क्या होता है? छायावाद। चलो, आज तो आप लोगों ने कल ही होगा, आसान तरीके प्रश्न बना होगा, क्योंकि आज छायावाद का ही टेस्ट था, तो किसी भी कॉमन सेंस वाले ने छायावाद को लगाया। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है? ध्यान आपको क्या रखना है? जो पेपर होगा मेन, वो छायावाद का ही पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो 4-5 प्रवृत्तियां जो लिखा रखी है नोट्स में, उनको जो है ध्यान में रखना। ठीक है, प्रत्येक की 5-5 ऐसे बता रखी है, वो आपको करना है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किया सब कुछ याद किया और इतनी बेसिक चीजें ही याद नहीं की तो फिर गड़बड़ है ना। अच्छा, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी कौन है? जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा बीच में चली थी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, तो उस धारा में ये कवि, उस धारा में ये कवि। ठीक है, और इनकी वो कविता तो आपने सुनी होगी, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, है ना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर हरि। तो वही बात है, तो यही भाव था राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में। और इनकी धारा में एक दो लोग और थे, सुभद्रा कुमारी चौहान इसी में आती है, उसी धारा में। ठीक है, तो जो वो उत्तर छायावाद नाम से आपको लिखा रखा है, उत्तर छायावाद, उसका टेस्ट होगा उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद का। उत्तर छायावाद ये इसमें लिखा रखा है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन सब का नाम। ऐसे सियाराम शरण गुप्त वगैरह भी एक दो नाम उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब देखो। अगला क्वेश्चन देखो, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? झरना को माना जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रारंभ होता है। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। और आपको बताया गया था कि छायावाद के बारे में, मतलब छायावाद के पहले कवि के रूप में या छायावाद के प्रवर्तक के रूप में अलग अलग आलोचकों का अलग अलग, जैसे शुक्ल जी ने क्या माना है? हाँ, जैसे शुक्ल जी ने क्या मान रखा है? एक तो मैथिली शरण गुप्त प्लस मुकुटधर पांडे को मान रखा है। ठीक है, इसी तरह से कुछ आलोचकों ने पंथ को माना, कई लोगों ने प्रसाद को माना। ठीक है, पंथ को और कई लोगों ने प्रसाद को माना। लेकिन अगर सर्वसम्मति से देखेंगे तो अगर पूछा जाए कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, ऐसी जनरली पूछा जाए तो प्रसाद। ठीक है, किसी आलोचक विशेष का पूछा जाए
तो नोट्स में है इस प्रकार जयशंकर की कोई प्रथम नाम क्या है? प्रथम नाम क्या है? प्रथम प्रभात नाम की एक कविता है, ठीक है। झरना में ही शायद वो संकलित है। झरना एक दरअसल है बहुत सारे गीतों का संकलन है, ठीक है। तो उसी में है एक प्रथम प्रभात नाम की, उसी को माना है। ये देखो भाई, अब ये थोड़ा सा ये ड्रमो होना चाहिए। कभी फोन कर दिया ना, फोन करने समय छोड़ ड्रमो की मृत्यु छाया तोड़ प्रकृति से भीम आया। वो बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन भूल अभी से इस जग को। यह पंक्तियां किसकी हैं? किसकी हैं? सुमित्रा नंदन। देखो जब प्रकृति बहुत ही ज्यादा आ जाए, अब देखो इसका पंक्ति का मतलब क्या है? छोड़ ड्रमो की मृत्यु छाया, यानी वृक्षों की जो है मृत्यु छाया को छोड़ करके प्रकृति से मोह माया को त्याग करके अब मैं तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो यहाँ पे क्या कर लिया है? प्रकृति का महत्व क्या हो गया है? प्रेमी या प्रेमिका से बढ़कर हो गया, ठीक है। तो इस लेवल पे प्रकृति प्रेम जा चुका है, ठीक है। कि प्रेम से बढ़कर के क्या हो गया? प्रकृति हो गई। तो इस लेवल पे जब चला जाए तो ये छायावादी रवैया है, ठीक है। और प्रकृति के चित्रे आप लोग जानते हैं पंथ को माना जाता है, ये प्रकृति प्रसिद्ध करता है इस दृष्टि, ठीक है। तो ये अच्छा, ये वाले ना पंक्तियों वाले थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तैयार रहना उनके लिए। मैं मुख्य आपका पेपर होगा। मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? उसी छायावाद में छायावाद शीर्षक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? आप बताओ क्या इसका सही उत्तर है? श्री शारदा, ठीक है। नोट्स में देखो भाई, ठीक है, नोट्स में लिखा श्री शारदा जो सबसे पहले प्रकाशित, एक लाइन में लिखा के छायावाद का पहला प्रेम को पांडे ने इसके बाद में किया, जो कि उसमें शामिल, ठीक है। सरस्वती में तो छापते ही रहते होंगे। सरस्वती तो उसमें सुपरहिट पर मासिक पत्रिका थी शायद, सरस्वती मासिक थी। छायावाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रसाद को, ठीक है। अच्छा, दिए गए विकल्प थोड़ा सा बड़े आसान से है। राम कुमार वर्मा को तो नहीं मानेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होगा, विकल्पों की भी बहुत बात होती है, ठीक है। बहुत आसपास के एरिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुकुटधर पांडे दे दिया, पंत प्रसाद, अब मेरा नहीं दिया, यहाँ पे कुछ और दे दिया, मतलब वो दे दिया, वो भी दे दिया, या आलोचकों के हिसाब से प्रत्येक को मान रखा है, साफ करके दिखाओ। तो एक क्लैरिटी लेकर के चलना, ठीक है। इस तरह से पढ़ना। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग जो है कहलाता है? खड़ी बोली हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का मतलब क्या है? जो आधुनिक हिंदी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और दूसरे सेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल का स्वर्ण युग या फिर आधुनिक कविता का स्वर्ण युग, तो कौन सा युग है वो? छायावाद, ठीक है। तो छायावाद युग जो है खड़ी बोली का स्वर्ण युग है, ठीक है। और जनरली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है? भक्तिकाल, ठीक है। और किसने कहा? एक श्याम सुंदर दास और एक टीएसएन ने कहा, ठीक है। कल का जो टेस्ट वहाँ YouTube पे हुआ था, उसमें ये चर्चा हुई है। ये वाला भी शायद मुझे याद आ रहा है। छायावाद आलोचना कृति के लेखक कौन है? छायावाद नाम से जो आलोचना कृति लिखी है, ये किसकी कृति है? क्या लिखा? क्या आपको क्या लिखा? राम कुमार वर्मा। इसमें मैंने इतनी बार बात कर रखी है ना, इतनी बार बात कर रखी है, शायद हो सकता है नोट्स में ना लिखा है वो छायावाद के, लेकिन क्लास में बहुत बार इसकी बात है, बहुत बार क्लास ही बोली थी। मतलब छायावाद की आलोचना की सबसे ज्यादा, मतलब बचाव किसने किया था? हाँ, तो किसने किया? राम कुमार वर्मा ने बचाव किया था। डॉक्टर राम सर ने किया था।
डॉक्टर नामवर सिंह। ये बहुत बार हुई है, अभी आलोचना की क्लास हुई थी पिछले हफ्ते, उसमें इस पे बात हुई है कि किस आलोचक का मत किसके ऊपर क्या था। ठीक है, ये डॉक्टर रामविलास है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की जो योगदान है, अगर योगदान की दृष्टि से, एक तो प्रेमचंद और उनका युग, ये बताया था प्रेमचंद और उनका युग, ठीक है। और दूसरी निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य, निराला पे इनकी 3-4 किताबें, लेकिन ये सबसे फेमस है निराला की साहित्य साधना। इसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, निराला की साहित्य मतलब कहाँ आते हैं, मतलब जो बड़े पेपर होते हैं वहां तक पूछना है। रामविलास शर्मा की ये काम, ठीक है। रामकुमार वर्मा का जो काम है वो ज्यादातर इस पर है, भक्ति काल और आदिकाल पे ज्यादा काम, आदिकाल। और ये जो है एकांकीकार के रूप में फेमस है, इनकी एकांकियां लिखा रखी हैं। डॉक्टर देवराज की एक किताब आई थी, शायद इन्हीं की, छायावाद का पतन, छायावाद का पतन, ठीक है। इनकी एक किताब आती है डॉक्टर देवराज, इन्हीं की है शायद, है कंफर्म कर लेना, लेकिन मुझे याद है डॉक्टर देवराज का ये, ठीक है। तो ये सब तो आलोचना में मैंने प्रत्येक आलोचक का आपको बता रखा है, ठीक है, कि किस आलोचक का काम ज्यादातर कहाँ पे, किस बारे में कहाँ पे ज्यादा इसका योगदान, ठीक है। जैसे नामवर सिंह के बारे में मैंने आपको ये बात बताई, नामवर सिंह ने कामायनी की आलोचना की और उसको कहा कि आधुनिक युग का क्या है, प्रतिनिधि महाकाव्य है, ठीक है। अच्छा, पहली बार जब मैंने उसको पढ़ा था, नामवर सिंह की व्याख्या पढ़ी थी कामायनी, कामायनी का जो है इन्होंने जो मूल्यांकन किया था, तो पहली बार तो मैं गदगद हो गया, मैंने कहा ऐसे तो किसी ने लिखा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब दूसरी तीसरी बार पढ़ा, अक्षर पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या अभी मतलब फिर बाद में मैंने लोगों ने देखा, फिर मुझे ऐसा लगा कि नामवर सिंह ने जो आलोचना की है ना कामायनी की, ऐसा लगता है कि प्रसाद कहीं बहुत पीछे छूट गए, ठीक है। कामायनी को कहीं पीछे छोड़ दिया, अपना ही मतलब लगा के वो व्याख्या करती जो कभी शायद प्रसाद ने सोची तक ना होगी कामायनी के बारे में, ठीक है। तो प्रसाद छूट गए कहीं के कहीं और कामायनी की व्याख्या हो गई है। तो कामायनी की व्याख्या में जो है नामवर सिंह चूक जाते हैं ऐसा, लेकिन छायावाद वगैरह में अच्छा है। इसके अलावा मुक्ति बोध में है ना, नामवर सिंह का एक तो छायावाद, एक तो मुक्ति बोध का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखो, छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी प्रवृत्ति में से नहीं? इतिवृत्तात्मकता है इसकी प्रवृत्ति। इतिवृत्तात्मकता क्या है? सपाट सीधा वर्णन जो होता है, सीधा और सपाट वर्णन है, सीधा सपाट वर्णन। इतिवृत्तात्मकता किसकी प्रवृत्ति में? द्विवेदी युग की। और द्विवेदी युग में भी जो द्विवेदी युग के सबसे सुपरहिट कवि है, राष्ट्र कवि है गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, तो यहाँ इतिवृत्तात्मकता मिलती है, ठीक है। अब देखो आप दो पंक्तियों के बीच कंपैरिजन करो, इतिवृत्तात्मकता वैसे बताना है कि एक तो वाले देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक कविता पढ़ी, लाइन पढ़ी ना, छोड़ उद्रमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से बीमा है, एक स्टाइल ये है। दूसरा स्टाइल क्या है? केवल मनोरंजन न कविता कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। अब देखो कितना सीधा सपाट वर्णन है कि केवल और केवल क्या कर दिया, कर्म और मर्म की तुकबंदी में ला करके बाकी सब गद्य का दसेगा वैसे एकदम फ्लैट सीधा सपाट, तो इसको कहते हैं इतिवृत्तात्मक, ठीक है। कोई लाक्षणिकता नहीं, कोई रसात्मकता उसमें नहीं मिलती है आपको, तो उसको कहते हैं इतिवृत्तात्मक, ठीक है ना, वर्णन प्रधान कविता। तो छायावाद की ये प्रवृत्ति, छायावाद की प्रवृत्ति क्या है? लाक्षणिकता इसकी प्रश्न आता तो बाकी एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, स्वतंत्रता की चेतना का कार्य तो है ही, नामवर सिंह ने किया है, कहा है। वैयक्तिकता इसमें ठीक ठाक मिलती है, प्रेम की अनुभूति भी मिलती है, इतिवृत्तात्मकता एलिमिनेट किया जा सकता है। अब देखो भाई, अब आइए है प्रश्न। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर किस कविता की पंक्ति है? नहीं पता है आपको? किसी को पता है? नहीं, ये पंक्ति है राम की शक्ति पूजा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब देख लो आप लोग क्या है, अब कह रहे हैं कि आप लोग, मैंने सुना है कि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर चुके हैं, इस तरह की बातें मैंने सुनी है। शायद कौन सी वाली? 10 वर्ष का शक्ति पूजा जैसे रविवार नहीं, 10 शक्ति मिलती तो नहीं है। राम की शक्ति पूजा कविता नहीं पढ़ी है आपने? राम की शक्ति पूजा कविता पढ़ रहे हैं। पहली ही पंक्ति है, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर।
इस तरह से आते हैं। क्या हुआ है, राम और रावण का पहला दिन युद्ध का, और क्या हुआ है, रावण ने राम की सेना को एकदम हरा दिया है बुरी तरह से, ठीक है, जैसे कैसे बंदर भालू अपनी जान बचा करके निकले, रावण ने इस लेवल पे युद्ध लड़ा है। और राम क्या हुए हैं, राम एकदम हताश और निराश बैठे हुए हैं कि क्या हुआ है भाई, गड़बड़ है मामला। और दरअसल बात क्या है, राम को समझ में आ गया है कि जो साक्षात शक्ति है ना, शक्ति वो इस समय क्या है, रावण के पक्ष में है। जो दुर्गा है ना, जो शक्ति है वो क्या है, एकदम रावण के पक्ष में है। और ऐसा लग रहा है कि जो शक्ति है वो रावण को अपनी गोद में बिठा करके और फिर रावण वहां से युद्ध लड़ रहा है। तो कैसे हराया जाए, तो फिर उसके बाद मतलब मंथन चलता है, अंत में ये होता है इसमें कि उसके बाद राम कहते हैं अपनी सभा में ये बात कहते हैं कि इस तरह की बात है। तो फिर आपका जामवंत का, जो कि सबसे बड़े विद्वान वहां के माने जाते थे, है ना, सबसे बड़े मार्गदर्शक थे, तो उनका जो है इसको उनको सजेशन आता है कि छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। इस तरह से क्या आते कि युद्ध छोड़ो और शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। तो इस तरह से शक्ति की मौलिक कल्पना है। उसके बाद कहते हैं कि वो रोज जो है पूजा पाठ में लग जाते हैं, और लक्ष्मण जो है युद्ध का वो करते हैं, और फिर शक्ति की आराधना रोज की रोज होती है। रोज 108 जो कमल होते हैं उनका जो है अर्पण होता है डेली का डेली। और अंत दिन क्या होता है, लास्ट दिन एकदम स्तर पे जा चुका है, पूजा समाप्त होने वाली है और शक्ति की प्राप्ति होने वाली है, तो क्या करते हैं कि दुर्गा माता जो शक्ति थी उससे परीक्षा लेने के लिए, राम की परीक्षा लेने के लिए 107 तो चढ़ा दिए थे कमल, और एक लास्ट जो है उठा लिया और अपने पास रख लिया, है ना, मतलब कहते। और राम ने इधर उधर टटोला आंखें बंद, और उसके बाद देखा कि कमल तो है ही। और उसके बाद वो पंक्ति आती है, वो आपने सुना ही होगा, फिर जीवन जो पाता ही आया विरोध, एक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ठीक है, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। और फिर टर्निंग पॉइंट वाली लाइन आती है इसमें, वह एक और मन रहा राम का जो रहा। और फिर राम को याद आता है कि मेरी मां मुझे राजीव ने कहती थी, तो उसने कहा ये भी कमल है। तो एक जैसे ही मतलब तीर बढ़ाया आंख की तरफ, वैसे ही हाथ पकड़ लिया शक्ति ने, और होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छी कविता है राम की शक्ति। कुछ भी एक भी पंक्ति पूछी जा सकती है, लेकिन रवि हुआ मुझे निराश किया लोगों ने कि आपने गलत। मैंने सोचा उसमें संशय की रात में भी वो हालांकि जब सूर्यास्त हो गया तो उसके बाद वो सोचने लग गया संशय में क्या होगा। अच्छा, इसको ना इस तरह से भी किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, संशय की बात नरेश मेहता कहाँ की कवि, तो ये हुआ नई कविता के कवि। ठीक है, टेस्ट किसका हो रहा है, छायावाद का। ठीक है, साकेत का ये हो नहीं सकता। ठीक है, और साकेत और उर्वशी को एकदम अलग है। ठीक है, तो ये है भाई बात। ठीक है, तो एक दो पंक्तियां थोड़ा सा याद कर लेना, कुकुरमुखा का याद कर लेना, भिक्षु, एक दो मतलब पढ़ के चले जाना है, मतलब एकदम याद ना हो कविता, कम से कम आइडिया तो है कि ये इसका है। ठीक है, अच्छा, छायावाद के कवियों का सही कालक्रम क्या है? सबसे मतलब प्रथम है वयोवृद्ध, प्रसाद नहीं, प्रसाद के बाद निराला, प्रसाद निराला, पंत महादेव। ठीक है, प्रसाद निराला, पंत महादेव। निराला का 96, पंत का 99 या 1902 शायद, ऐसा तो चले। निराला पहला है, प्रसाद निराला, पंत महादेव। किसमें मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश वाला देखा था, उसमें पंत बीच में आता है, निराला बाद में आता है। नहीं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का क्रम तो इस तरह से, लेकिन इनका कालक्रम इसी तरह से ऐसे करवाया भी आपको इसी तरह। नोट्स आपको कालक्रम से ही लिखा, जो कभी पहले हुआ उसको पहले करा रखा है, एक दो में पहले हो सकते हैं। जन्म स्थान नहीं है, मैं इसलिए ब्रह्मा विष्णु वाला सूत्र ले। अच्छा, तो वो सूत्र वो तो अलग है ना, वो तो प्रवृत्ति क्या है, वो तो प्रवृत्ति क्या है। आप बताओ, तोड़ती घटना किसकी करता है? ठीक है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पत्थर। ठीक है, तो इस तरह से कविता आती है, तोड़ती पत्थर नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन। अच्छा, इनमें से निराला की कविता नहीं है, मैं बताओ। इनमें से निराला की कविता कानन कुसुम। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की काव्य संग्रह है दरअसल कानन कुसुम, जो ही कवि तो है ही, विधवा भी है, खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम को माना जाता है। काव्य संग्रह हाँ हो सकता है।
विधात है, वैसे एक दो तथ्य में इसको याद है। अब बताओ इनमें से पंत की छायावादी रचना कौन सी है? जीवन। ठीक है, पंत की छायावादी रचनाओं में 4 रचनाएं हैं, ग्रंथि पल्लव वीणा गुंजन और ग्रंथि पल्लव, ये है वीणा ग्रंथि पल्लव और गुंजन। ठीक है, ये छायावादी है। युगांत युगवाणी ग्राम्य ये आपकी प्रगतिवादी है, और उसके बाद की जो जितने भी आपके वो सब अरविंद दर्शन से प्रभावित नव्य मानववादी आप उसको कह सकते हैं। अरविंद का दर्शन, अरविंद कौन है पता है आपको? एक नव्य वेदांती दार्शनिक है। ठीक है, अरविंद घोष आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इस कृति में महादेवी के सभी गीतों का संग्रह किया गया है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन थी पूरा का पूरा, इसमें वो उत्तर का ऑप्शन का ही नहीं होना चाहिए, तो इसको काट करके ऑनलाइन में तो कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यामा इसका सही उत्तर आपका यामा है। ठीक है, और यामा के लिए याद रख लेना, यामा के लिए ज्ञानपीठ मिला हुआ है ना, यामा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अच्छा, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? शंकर मलयालम नहीं, हिंदी का, भारत का नहीं, हिंदी का। अच्छा, इसमें सर में 68 में सितंबर आ गया, सितंबर जैसे तो 68 में जो है। उसके बाद शायद दिनकर जी को मिला। हाँ, उसके नहीं दिनकर को मिला, उसके बाद शायद महादेव जी को मिला। इस तरह से क्रम है, अभी को भी मिला हुआ है बीच में, तो वो थोड़ा क्रम देख लेना, लेकिन पहला वो नहीं। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, वीणा पाणी का अर्थ क्या है? वीणा वाले सरस्वती है ना, तो हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अनामिका इनका नाम सुना कौन है? ये नाम है कवित्री, ये ऐसे तो नाम लिखा नहीं होगा। अनामिका वो तो है ही अनामिका, इसी में नाम की शक्ति पूजा संकल्प है भाग 2 में, लेकिन अनामिका जो है एक कवित्री का भी नाम है। ठीक है, अच्छा ये अनामिका कौन है? काव्य संग्रह के लिए, काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली साहित्य अकादमी। इससे पहले जितना भी मिला वो गद्य के लिए मिला, साहित्य अकादमी प्राप्त पहले मिलेगा। मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ ही 2-3 साल पहले की बात है, शायद 2019 या 20 में वो काव्य संग्रह के लिए अनामिका को मिला था साहित्य अकादमी। इससे पहले किसी को नहीं मिला, मतलब औरों को मिला था लेकिन गद्य के लिए मिला। ठीक है, साहित्य अकादमी को मिला काव्य संग्रह के। अगला क्वेश्चन है, महादेवी की पहली कृति निहार की भूमिका किसने की थी? हरिवर ने। ठीक है, हरिवर जी ने लिखी थी निहार की भूमिका। हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है सरोज स्मृति। ठीक है, सरोज स्मृति 1935। ठीक है, और यहाँ रखिए सरोज स्मृति क्या है? निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद जो है उन्होंने सरोज स्मृति लिखा था, शोक गीत। ठीक, तो ये अगला क्वेश्चन देखो, निराला ने किस छंद को हिंदी का जातीय छंद घोषित किया? कवि तो है, निराला ने जातीय छंद घोषित किया। जातीय छंद समझते हैं आप लोग? जो छंद मतलब सबसे अच्छे से व्यक्त हो सकता है, जो एकदम जो रूटेड छंद है वो निराला के अनुसार क्या है? कवित्व है। ठीक है, और ये सब घटनाएं ये कहाँ हुई है? ये अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न, निराला की जो है कविता संबंधी मान्यताएं सारी की सारी, भूमिका का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा परिमल से ही आता है। निराला ने मुक्त छंद की घोषणा की काव्य संग्रह की भूमिका में की परिमल की भूमिका। ठीक है, परिमल की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिमल की भूमिका और पंत के केस में पल्लव की भूमिका, पूरे छायावाद, इसको कहा जाता है पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र, छायावाद का मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो समझते हैं ना, घोषणा
छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, तो मैनिफेस्टो क्या होता है? वो घोषणाएं करते हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज, अभी चुनाव होने वाले लोकसभा में, तो उसके बाद सबका एक घोषणा पत्र रहेगा 40-50 पेज का। ठीक है, उसमें जो है दुनिया भर की ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, कमाल कर दीजिए धमाल कर दीजिए, वो सारी बातें कल्पनाओं से भरी हुई होती है, काल्पनिक कृति होती है मैनिफेस्टो। आलोचक रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा को निराला की किन दो कविताओं का की संधि माना। इन दो कविताओं को जो है इन दो कविताओं को मिला करके राम की शक्ति पूजा। क्या क्या बोल रहे हैं इसमें? अच्छा, इन्होंने आपको मैंने ये दिया है हिंदी, आप बताओ आपने यही किया? आपने क्या किया? आपने भी किया भाई। जिसने बात सुनी होगी ना, 3-4 दिन पहले ये बात कही थी क्लास में, ठीक है। सरोज स्मृति और तुलसीदास का संबंध माना रामविलास शर्मा। ये थोड़ा हाई लेवल पे पूछा था, सरोज स्मृति और तुलसीदास का, ठीक। तो ये राम की शक्ति को जैसे 2-3 क्वेश्चन आ गए। प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है? आंसू को माना जाता है, ठीक है। देखो मेघदूत क्या है? मेघदूत क्या है? ग्रह काव्य है, ग्रह काव्य, ठीक है। मेघदूत की कहानी क्या है? बादल के माध्यम से संदेश भेजता है क्या? यक्ष और यक्षिणी, ठीक है। तो और यक्षराज कौन है? कुबेर है। कुबेर को पता चला कि यक्ष जो है यहाँ प्रेम में लगा हुआ है, कुछ करता नहीं है, तो उसके बाद जो है कुबेर ने क्रोधित होकर के ट्रांसफर कर दिया है यक्ष का, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के आसपास कर दिया है सीधा ट्रांसफर। और कहां से? नेपाल से सीधा छत्तीसगढ़ भेज दिया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ भेज दिया तो उसके बाद वो ग्रह में क्या करता है, वो संदेश कैसे भेजे, तो फिर वो बादलों से कहता है कि भेजो, ठीक है। तो अब देखो मेघदूत की कहानी में कहां से लगती है आपकी? आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ से प्रथम दिवसे, है ना, यहाँ से शुरू होती है मेघदूत की कहानी। और आप लोग जानते हैं कि आषाढ़ का एक दिन जो शुरू होता है नाटक, उसका दिन भी यहाँ से होता है, ठीक है। कामायनी की मूल कथा का स्रोत क्या है? कौन सी मानी जाती है? शतपथ ब्राह्मण मानी जाती है, ठीक है। देखो जो मनु की कहानी है ना, मनु की कहानी, वैवस्वत मनु की कहानी है, वही जो ऊपर गया है ना, मत्स्य का अवतार हुआ और जो ऊपर चढ़ाया गया, फिर वहां से प्रलय के बाद जो मत्स्य अवतार की कहानी आती है वो बहुत जगहों पे आती है, ठीक है। शायद ऋग्वेद में भी आती है, श्रीमद् भागवत में पता नहीं आती नहीं आती है उतनी जानकारी है, लेकिन श्रीमद् भागवत में भी होगी, भागवत में भी नहीं। जो प्रसाद जो कामायनी का वर्जन है ना, कहानी थोड़ा थोड़ा चेंज है, ऋग्वेद में थोड़ा अलग है, एक और उपनिषद है उसमें थोड़ा सा अलग है, शतपथ ब्राह्मण में थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो कामायनी का वाला वर्जन है मनु की श्रद्धा की कहानी का, वो शतपथ ब्राह्मण वाला वर्जन है, ठीक है। तो मूल कथा पूछते जाए तो शतपथ ब्राह्मण, वरना मनु की जो कहानी है वो हर जगह पे, ठीक है, बहुत सारे पुराणों में और ऋग्वेद में भी शायद, ठीक है। श्रीमद् भागवत में भी हो ही सकता है, क्योंकि भागवत में मैंने ज्यादातर देखा है मतलब सारे ही अवतारों की कहानियां हैं, ठीक है। और श्रीमद् भागवत जो है मध्यकाल की रचना है, मध्यकाल यानी लगभग 1300-1400 के आसपास ये श्रीमद् भागवत की रचना हुई। कामायनी के सर्गों का सही क्रम क्या किया? चिंता, आशा, श्रद्धा, वासना, ठीक है, ये सही है। देखो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, इस तरह से क्रम चलेगा, ठीक है। और स्वप्न, निर्वेद और आनंद लास्ट में आता है। 15 सर्ग। कालक्रम शुरू का थोड़ा सा याद रखेगा, शुरू के ज्यादा पूछेगा, बीच के आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कर लेंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा और वासना। अब बताओ कामायनी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। कामायनी के प्रति कौन में असंगत है? कौन सा वाला असंगत है? ये वाला गलत है, ठीक है। क्यों है? देखो मनु क्या है? मन का प्रतीक, ठीक है, आत्मा का प्रतीक, ठीक है। बाकी जगह बुद्धि और कुमार जो है, कुमार कौन है? श्रद्धा और मन का पुत्र, ठीक है। तो ये है, कर लिया ये। अगला क्वेश्चन
कुछ भी पूछा जा सकता है। कामायनी से देखो, प्रतीक योजना, अंगिरस और इसके अलावा दर्शन। दर्शन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। दर्शन कौन सा है इसमें? हाँ, वो क्या क्या कहते हैं उसको? हाँ, प्रतिविद्या दर्शन कहते हैं। इसके अलावा आनंदवाद वगैरह जो दर्शन है उसको कहा जाता है कामायनी का दर्शन। ठीक है, तो कामायनी का अंगिरस इसमें से कौन सा है? शांतरस। ठीक है, और ज्यादा स्पेसिफिक पूछा है तो नगेंद्र जी ने शायद ये कहा है आनंद मूलक शांतरस, क्योंकि नगेंद्र को काफी शौक था, मतलब रसवादी आचार्य थे, तो रस वगैरह का विवेचन करने का शौक था। आनंद मूलक शांतरस, आनंद मूलक शांतरस। ठीक, तो शांतरस इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है? ये किसने कहा? आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य, ये कहा है आपके सी नामवर सिंह। ठीक है, बताया मैंने आपको। जो है मतलब व्याख्या बहुत ज्यादा स्वीकार तो नहीं की जाती है, ऐसा लगता है कि प्रसाद से बहुत आगे निकल गए ना। व्याख्या मतलब पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती है कि क्या ही निकाला है उत्तर, लेकिन ऐसा लगता है मतलब बात खा निकालने वाली बात है, जबरदस्ती की बात है। प्रसाद को मतलब इस लेवल पे थे ही नहीं ना, प्रसाद की वजह तो नहीं करते इन्होंने, मतलब एक तरह से लगभग साबित कर दिया है कि जो है मतलब एकदम मार्क्सवादी टाइप का हो गया, ठीक है, कम्युनिस्ट है, इस लेवल पे ले ऐसा लगता है। और प्रतीक योजना कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। अब आओ मेरा रस वाले उसको सीधा सीधा तक काटेंगे। शांत रस का स्थायी भाव रति किसका स्थायी भाव? भक्ति का, श्रृंगार का, भक्ति और श्रृंगार रस का, इनमें से कोई नहीं। ये टेक्निकल है, भक्ति और श्रृंगार, भक्ति और श्रृंगार दोनों का है। ठीक है, देखो भक्ति रस का भी वो है, लेकिन भक्ति के लिए जो रति का प्रयोग किया जाता है इसको कहा जाता है ईश्वर विषय रति, लेकिन रति तो है ही ईश्वर विषय रति, ये आ जाता है। लेकिन भक्ति और श्रृंगार दोनों इसका सही होता है। ठीक है, मतलब ईश्वर के प्रति रति है, लेकिन भाव तो रति का ही है ना। ये है अगला क्वेश्चन देखो, उत्साह के स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? उत्साह से वीर रस के साथ। ठीक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। विस्मय स्थायी भाव किसमें होता है? अद्भुत, विस्मय होता है, इसलिए आश्चर्य का जो भाव होता है वो पैदा हो तो वो अद्भुत रस। रसराज श्रृंगार द्वारा लिखा गया, ऊपर भी ऐसे लिखा गया, श्रृंगार ऐसा लिखा गया। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभव कहलाती हैं। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? जब रस की प्राप्ति होती है आश्रय को, तो उसके बाद क्या होता है? जो चेष्टाएं, चेष्टाएं शब्द आ गया, यानी जो वो हरकतें करे, जैसे करुण रस की प्राप्ति हो गई तो आंसू का आना है, एक तरह की चेष्टा है, वो अनुभव है। अनुभव का सही अनुभव यानी अभिनय। देखो विषय की बाह्य चेष्टाएं, आंतरिक चेष्टाएं, इस तरह का शब्द सुना है, बाह्य चेष्टाएं उद्दीपन में आई है सर, अनुभव ही सही उत्तर है। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन जब हम कोई चेष्टाएं करते हैं तो ये पढ़ा था। उद्दीपन वो नहीं होता, अनुभव होता है। चेष्टा से संबंध क्या है? वो है। उद्दीपन तो वो होता है जो मतलब थोड़ा सा क्या करे, स्थायी भाव को मतलब जो स्थायी भाव को एकदम, जो पीछे बैकग्राउंड वगैरह बताया था आपको, जो चीजें क्या करती हैं, जो आलंबन विभाव को थोड़ा सा और क्या करे, उद्दीप करे और ज्यादा गहरा करे, वो है। चेष्टा जब आई तब तो अनुभव हो गया ना,
रस की प्राप्ति होने के बाद जो अभिनय अनुभव हो वो अनुभव होगा। माधुर्य गुण का योग का प्रयोग है किस रस में होता है? देखो जो ऑप्शन इसमें से दिए हुए थे इनमें से है ना, माधुर्य आपको रौद्र रस में प्राप्त नहीं होगा। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 31। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि ने तो 8 माना। विभाव अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये कथन किसका है? हाँ, ये भरत ने लिखा है। ठीक है, संस्कृत वाला फॉर्मूला भी आपको लिखा रखा था, विभाव अनुभव व्यभिचारी, व्यभिचारी नहीं है, संचारी नहीं, ठीक है, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये इस तरह से फॉर्मूला है। तो विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव कहें, संचारी भाव कहें, उनके संयोग से जो है रस की प्राप्ति होती है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? शांत रस है, भरत मुनि ने नहीं माना। ठीक है, उन्होंने 8 माने जिसमें से शांत रस नहीं है। शांत रस नहीं है। जिनसे अभिनय द्वारा वाणी और अंगों से प्रकट हो वह कौन सा भाव होता है? कहलाता है। अब अभिनय के द्वारा, अभिनय आ गया ना, तो यहाँ पर अनुभव ही अनुभव के कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन से? अनुभव के 4 एक होता है आंगिक, आंगिक और कायिक दोनों एक ही हो गया। एक होता है आहार्य, एक तो सात्विक और आंगिक तो है, सात्विक आंगिक, और एक और होता है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, सात्विक आहार्य। एक और होता है कायिक, कायिक तो काया से ही बना हुआ, इसका कायिक आंगिक कहो कायिक कहो दोनों बात एक ही है। 4 हिस्से किए जाते हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र का विभाजन किस ग्रंथ में किया है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र। ठीक, प्रश्न देखिए, इस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि। ठीक है, अब देखो श्रृंगार में तो उग्रता होती नहीं है, गर्व भी नहीं, वात्सल्य में भी नहीं हो सकता है, बस है 2। ठीक है, अब देखो आप जब रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, तो क्रोध में हर्ष की प्राप्ति तो नहीं हो सकती है। ठीक है, गर्व की प्राप्ति भी नहीं होती है। ठीक है, उग्रता ही केवल इसमें होता है, लेकिन वीर रस में तीनों चीजें आती है, तो गर्व और हर्ष की वजह से वीर जो है इसका सही। ठीक, तो प्रत्येक चीज का देख लेना, एक एक चीज एक एक चीज। ठीक है, इस तरह से। तो ये थे भाई आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपने मार्किंग करनी है, तो बताना किसके कितने अंक हैं। ऑनलाइन का तो ऐप में ही उसका वो होता है, लेकिन ऑफलाइन में आपने देख लिया। ठीक है।